नेक्स्ट पार्ट में प्रोफेसर चा गुशियांग की हेल्प से चेयरमैन का फ्यूनरल अटेंड करते हैं और वहां से वापस आकर गुशियांग को बताते हैं कि इस बार वो उसकी गाड़ी को सही सलामत वापस लेकर आए हैं, वरना हर बार तो वो उसकी गाड़ी भूल कर ही आ जाते थे। लेकिन फिर वो गुशियांग से अपने मांदू को लौटाने को कहते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और वो अपने बच्चे से नहीं मिले। पर गुशियांग उन्हें इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अभी तक उन्होंने उसको हर्जाना नहीं दिया है, जबकि अब तो उनका मकसद भी पूरा हो चुका है। पर प्रोफेसर चा को अभी और भी काम करने थे, तो वो इतनी आसानी से गुशियांग का पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो फिर नेक्स्ट डे हम गुशियांग को कॉन्फ्रेंस हॉल में देखते हैं, जहाँ की वो चीफ बैन और उनकी टीम को उन सभी पेशेंट की सर्जरी करने के लिए हाँ कर देता है, जिसके लिए वो लोग उसके पीछे पड़े थे। तो अचानक से गुशियांग के हाँ कर देने से वो लोग भी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। पर गुशियांग ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि प्रोफेसर चा के कहने पर हाँ कही थी, और इतना ही नहीं बल्कि उसे अब से हर एक पॉसिबल पेशेंट को अटेंड करना था। तो सारा दिन काम करने की वजह से गुशियांग का हाल तो बिल्कुल बेहाल हो चुका था। हालांकि सभी पेशेंट का इलाज प्रोफेसर चा कर रहे थे, पर बॉडी तो गुशियांग की ही यूज हो रही थी ना, तो उसका ये हाल तो लाजमी ही था। पर भला एक इंसान ऐसे लगातार कैसे ही काम कर सकता है। तो वो प्रोफेसर चा से कुछ दिन की छुट्टी मांगता है जिससे कि वो ढंग से आराम कर सके, पर वो इसके लिए मना कर देते हैं। वैसे प्रोफेसर चा ने उन सारे पेशेंट की सर्जरी करने के लिए इसलिए हाँ कही थी क्योंकि प्रोफेसर चा के न होने की वजह से उन पेशेंट को भी इस हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र किया जा रहा था। पर वो नहीं चाहते थे कि उनके जिंदा रहते हुए इस हॉस्पिटल में कोई बिना इलाज के रह जाए। वैसे भी एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते उनकी नज़र में सारे पेशेंट बराबर ही हैं, तो भला वो अपने ही पेशेंट को बिना इलाज के कैसे रहने दे सकते हैं। खैर दूसरी तरफ हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि अभी भी इसी टेंशन में थे कि आखिर गुशियांग को सारी बात कैसे पता चली, और अगर उसे सब कुछ पता था तो उसने लोगों को आधा सच ही क्यों बताया। पर उन्हीं के साथ बैठे चेयरमैन के बेटे को तो सारी नाराजगी सेजिन से ही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ सेजिन ने ही किया है। तो वो अपना बदला लेने के लिए सेजिन को जान से मारने का डिसाइड करता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसी दौरान उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, पर तभी वाइस प्रेसिडेंट को किसी का कॉल आता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम गुशियांग के दादाजी को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल आए हुए थे, और यहाँ हमें पता चलता है कि सीनियर घोष गुशियांग के दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिन्हें कि वो आज भी याद किया करते हैं। खैर इधर डॉक्टर ऑन वाइस प्रेसिडेंट से मिलने आते हैं और उन्हें गुशियांग की सारी सच्चाई बताते हैं, जो कि आज तक उन्होंने देखी और महसूस की है, और वो सारी बातें सच कह रहे हैं। ये साबित करने के लिए डॉक्टर ऑन अपने साथ वो ऑपरेशन रिकॉर्ड भी लेकर आए थे, जिसे देखकर उन्हें भी यकीन हो गया था कि जरूर गुशियांग को प्रोफेसर चा के घोस्ट ने पोजेस्ट किया है। पर अब ये बात इतनी हलवा तो है नहीं कि कोई भी सुने और मान जाए। तो वाइस प्रेसिडेंट को भी उनकी ये बात फालतू लगती है, जिससे कि वो उस पर यकीन नहीं करते, और तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आती है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि दादाजी हॉस्पिटल आए हैं। तो वो डॉक्टर ऑन को अब से कम ड्रिंक करने की सलाह दे वहाँ से जाने लगते हैं। पर डॉक्टर ऑन उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वो बता सकते हैं कि गुशियांग इतना इंटेलिजेंट कब से और कैसे हो गया। तो ये सुन वाइस प्रेसिडेंट भी सोच में पड़ जाते हैं। खैर इधर गुशियांग यानी प्रोफेसर चा इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लगभग सभी पेशेंट को अटेंड कर रहे थे, पर वहाँ के सीनियर डॉक्टर को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आती। पर गुशियांग तो इस हॉस्पिटल का मालिक है, तो वो चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकता था। पर वो बाद में इसका गुस्सा इंटरनो पर निकालता है, क्योंकि वही थी जो गुशियांग को हर बार कॉल करके बुला लिया करती थी, तो इसलिए वो उसे काफ़ी डांटते हैं। पर इंटरनो इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और उन्हें बस सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। लेकिन सीनियर घोष जो वहीं पर सफाई कर रहे थे, उन्हें उस डॉक्टर का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो एक बार फिर से वो उसे परेशान करने लग जाते हैं। वैसे अभी तक सीनियर घोस्ट और इंटरनो में रोज रोज बात करने की वजह से अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो सीनियर को निपटा कर वो इंटरनो के पास आते हैं, जो कि आज काफ़ी खुश लग रही थी। वैसे उसकी खुशी की वजह कोई और नहीं बल्कि गुशियांग का ये बदला नेचर था, जिसमें कि वो बिना किसी शिकायत के अपना काम इतने अच्छे से कर रहा था। और ये बात सीनियर घोस्ट भी समझ रहे थे, तो वो दोनों ही गुशियांग के बारे में बातें करने लगते हैं। पर ये बात तो एज एन ऑडियंस हम जानते हैं ना कि वो सीनियर घोस्ट है। इंटरनो तो ये बात जानती नहीं, तो उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि भला ये लेडी गुशियांग के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। तो वो इस बारे में उससे पूछती है, पर अब सीनियर घोस्ट उसे क्या ही जवाब दें। तो फिलहाल के लिए वो बात को बदल देते हैं। पर यहाँ हमें पता चलता है कि सीनियर घोस्ट इंटरनो की इतनी परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसके दादाजी हैं।
खैर इधर वाइस प्रेसिडेंट जल्दी से अपने दादाजी से मिलने आते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हॉस्पिटल में जो कुछ भी चल रहा है उसकी खबर उन्हें लगे। पर गुशियांग के सेक्रेटरी से दादाजी को गुशियांग के कारनामों का तो पहले से ही पता था, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को हिदायत देते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। खैर तभी वहाँ चीफ बेन और उनकी टीम भी चेयरमैन यानी दादाजी से मिलने आती है। तो दादाजी चीफ बेन से हॉस्पिटल का हाल खबर लेने लगते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। पर अब भला चीफ बेन वाइस प्रेसिडेंट के सामने क्या ही बताते, तो वो दादाजी को बस इतना बताते हैं कि प्रोफेसर चा के न रहने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी तक उनकी जगह पर किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है। तो ये जानकर दादाजी वाइस प्रेसिडेंट पर नाराज होते हैं और उन्हें जल्द से जल्द किसी को अपॉइंट करने का कह वहाँ से चले जाते हैं। खैर दूसरी तरफ हम सेजिन को देखते हैं जिसके पास चेयरमैन का एक लेटर था जो कि उन्होंने मरने से पहले गुशियांग से लिखवाया था। तो वो लेटर पढ़कर जिसमें कि चेयरमैन ने सेजिन के लिए अपना प्यार जाहिर किया था वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उनके जीते जी सेजिन ने उन्हें ना ही कभी डैड कहा और ना ही कभी उनके सामने अपना प्यार जाहिर किया। पर ऐसा नहीं था कि वो उनसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसकी लाइफ में तो सिर्फ 2 ही लोग इम्पोर्टेंट हैं। पर अपने फादर को तो वो खो चुकी है, पर अब प्रोफेसर चा के साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती क्योंकि अभी तो बहुत कुछ है जो वो उनसे कहना चाहती है। तो वो उनसे मिन्नतें करने लगती है कि वो जल्दी से होश में आ जाएं और उसे छोड़कर कभी न जाएं। वैसे प्रोफेसर चा वहीं खड़े सेजिन को इस हाल में देख रहे थे, पर वो इतने मजबूर थे कि ना ही होश में आ सकते थे और ना ही उसे सांत्वना दे सकते थे। तो फिलहाल वो रूम से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो सेजिन को इस हाल में नहीं देख सकते थे। पर तभी उनकी नज़र गुशियांग पर पड़ती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था। तो उसे देख उनके दिमाग में कोई आइडिया आता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम गुशियांग को प्रोफेसर चा के रूम में देखते हैं जहाँ की पास में ही सेजिन सोफे पर सो रही थी। तो वो उसके पास जाता है और उसे ब्लैंकेट उठा देता है। पर जिस तरह से वो सेजिन को देख रहा था उससे एज एन ऑडियंस हमें समझ आता है कि ये गुशियांग नहीं बल्कि प्रोफेसर चा हैं। तो वो उसके पास बैठकर वो वक्त याद करने लगते हैं जब वो दोनों साथ में थे। पर तभी सेजिन की हल्की सी आँख खुलती है और उसे लगता है कि प्रोफेसर चा उसके सामने बैठे हैं। पर उसे भ्रम होता है कि शायद वो ये सपना देख रही है, तो वो नींद में ही बातें करने लगती है और उन्हें हक कर लेती है। पर नेक्स्ट डे सेजिन की आवाज़ से प्रोफेसर चा की आंखें खुलती हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद उसे पता तो नहीं चल गया कि वो रात का सपना नहीं था। पर ऐसा नहीं था, बल्कि सेजिन इसलिए चीखी क्योंकि अचानक से प्रोफेसर चा का ब्रेन एक्टिव हो गया था। तो ये देख प्रोफेसर चा भी सरप्राइज हो जाते हैं और भागे भागे गुशियांग के पास आते हैं। पर जब गुशियांग ये देखता है कि वो फिर से ऑन कॉल रूम में सो रहा था, तो ये देख वो समझ जाता है कि फिर से प्रोफेसर चा ने रात भर उसकी बॉडी को यूज किया है। पर अगर ऐसा वो रोज ही करते रहे तो ऐसे तो वो चल ही बसेगा। पर प्रोफेसर चा उसे बताते हैं कि अब कोई भी नहीं मरेगा क्योंकि उनका ब्रेन वापस से एक्टिव हो गया है। तो ये सुन गुशियांग भी बहुत खुश हो जाता है और भागा भागा सेजिन के पास आता है। पर ये जानकर वो फिर से हैरान हो जाती है कि आखिर गुशियांग को ये कैसे पता चला। उसने तो ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई है। तो अब भला गुशियांग उसे क्या ही बताता। तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसने ऐसा सपना देखा। तो फिलहाल के लिए सेजिन उसकी बात मान जाती है और उसे प्रोफेसर चा की रिपोर्ट दिखाती है, जिसे देखिए तो क्लियर हो जाता है कि उनका ब्रेन एक्टिव हो चुका है। हालांकि अभी ये बताना पॉसिबल नहीं था कि उन्हें होश कब तक आएगा, पर अब उनके होश में आने की उम्मीद और बढ़ गई थी। वैसे उनके ब्रेन का इस तरह से अचानक से एक्टिव होने की कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन तो सेजिन के पास नहीं थी, पर रिसर्च मानती है कि अगर पेशेंट में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हों तो एक कोमा पेशेंट का ब्रेन फिर से एक्टिव हो सकता है। तो ये सुन गुशियांग ये तो समझ जाता है कि जरूर कल रात कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते प्रोफेसर चा के हैप्पी हार्मोन्स जाग गए। तो ये सोच गुशियांग मुस्कुराने लगता है, पर इससे पहले कि सेजिन और कंफ्यूज हो जाए, प्रोफेसर चा उसे लेकर बाहर आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा कि वो सोच रहा है, और वैसे भी वो इतने पागल थोड़े ही हैं जो उसकी बॉडी में रहकर ऐसा कुछ करेंगे। खैर इधर सेजिन भी कल रात के बारे में ही सोच रही थी कि उसने जो कल देखा वो सपना था या हकीकत।
क्योंकि उसने कल गुशियांग को भी देखा था, पर भला गुशियांग उसके पास क्यों ही आएगा। तो ये सोचकर वो सच में इसे सपना ही मान लेती है और ये जानकर कि सेजिन उसे सपना समझती है, गुशियांग भी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो मुसीबत में पड़ सकता था। लेकिन वो फिर भी प्रोफेसर चा को स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि वो कभी भी अपने रोमांटिक एडवांटेज के लिए उसका यूज नहीं करेंगे, जिसे कि वो आसानी से मान भी लेते हैं, क्योंकि वो खुद भी कभी ये नहीं करना चाहते। वैसे उनके हैप्पी हार्मोन्स की वजह कल रात की बात ही नहीं थी, बल्कि आजकल वो जिस तरह से सभी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, उस बात ने भी उन्हें काफ़ी खुशी दी है। तो जब ऐसा करने से प्रोफेसर चा ठीक हो सकते हैं, तो वो दोनों ही इस काम को जोरों शोरों पर जारी कर देते हैं। और फिर हम गुशियांग को चीफ बैन के पास देखते हैं, जो कि उनसे प्रोफेसर चा के बाकी पेशेंट की सर्जरी इसी मंथ में शेड्यूल करने को कहता है। हालांकि ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं था, पर वो चीफ बैन को बॉटल में उतारना अच्छे से जानता था, तो वो दादाजी के नाम का मस्का मारकर उन्हें मना ही लेता है। खैर, दूसरी तरफ प्रोफेसर चा सीनियर घोस्ट को अपनी इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते हैं और उन्हें अब तक गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन पर नाराज भी होते हैं, क्योंकि सीनियर घोस्ट ने तो उन्हें यही बताया था कि अगर वो गुशियांग की बॉडी में आते जाते रहे तो वो मर जाएंगे। पर अब इसमें सीनियर घोस्ट क्या करें, उन्हें जितना पता था उन्होंने बता दिया। उन्हें ये थोड़ा ही पता था कि प्रोफेसर चा की किस्मत बदल जाएगी और कुछ नया हो जाएगा। खैर, जो भी हो, प्रोफेसर चा की इम्प्रूवमेंट देख सेजिन बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर प्रोफेसर चा बहुत खुश थे। तो वो उसके साथ बैठकर अपना प्लान बताने लगते हैं कि जब वो होश में आएंगे तो वो दोनों कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे और क्या क्या करेंगे। पर तभी वहाँ गुशियांग आ जाता है, जिसकी नज़र प्रोफेसर चा पर तो पड़ती है, पर वो वहीं बैठी सेजिन को नहीं देख पाता और उनसे बातें करने लगता है। पर जैसे ही उसकी नज़र सेजिन पर पड़ती है, वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे जो नहीं कहना चाहिए था वो भी उसने कह दिया था। तो इससे पहले कि सेजिन उससे इस बारे में कोई सवाल करती, वो उसके लिए खाना लाने के बहाने जल्दी से वहाँ से खिसक लेता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर वहाँ रुकता तो सेजिन और प्रोफेसर चा दोनों ही उसकी क्लास लगा देते। खैर, फिर नेक्स्ट डे से गुशियांग और प्रोफेसर चा बैक टू बैक सर्जरी करना शुरू कर देते हैं और हर सर्जरी के बाद बीच में गुशियांग उन्हें चेक करने आता था कि वो सही हो रहे हैं या नहीं। वैसे अभी प्रोफेसर चा को सही होने में टाइम था, पर ये बात जरूर थी कि वो ये सब करके खुश बहुत थे। तो गुशियांग ऐसी चीजें करना जारी रखता है जिससे कि उनका हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो सके। हालांकि गुशियांग की प्रोफेसर चा के लिए ये कंसर्न देख सेजिन काफी कंफ्यूज होती है, पर यह सिलसिला चलता रहता है। और फिर एक दिन गुशियांग यानी प्रोफेसर चा सर्जरी कर रहे थे कि तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं और गुशियांग को इस तरह से काम करता देख उन्हें डॉक्टर ऑन की वो बात याद आती है, जिसमें कि उन्होंने गुशियांग की इस एक्सपर्ट स्किल को एक्सप्लेन करने को कहा था, क्योंकि ऐसे बहुत से केस थे जिसे कि प्रोफेसर चा के अलावा हॉस्पिटल में कोई और हैंडल नहीं कर सकता था, पर उसे भी गुशियांग ने काफी अच्छे से संभाल लिया। तो आखिर ये सब कैसे हुआ? खैर, सर्जरी खत्म कर प्रोफेसर चा जा ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र बगल वाले ऑपरेशन रूम पर पड़ती है, जहाँ की सेजिन अपने पेशेंट की सर्जरी कर रही थी। तो वो वहीं खड़े हो उसे देख ही रहे थे कि तभी सेजिन की नज़र उन पर पड़ जाती है, जिससे कि प्रोफेसर चा जल्दी से खुद को छुपा लेते हैं, क्योंकि सेजिन को तो यही लगेगा कि गुशियांग उसे देख रहा है। तो वो छुपते छुपाते वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं और बातों बातों में गुशियांग के इस अचानक से आए टैलेंट के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। पर प्रोफेसर चा उनके इरादे समझ रहे थे, तो वो उनसे कहते हैं कि सारी सर्जरी एक्सपर्ट कर रहे हैं, वो तो बस उन लोगों को असिस्ट कर रहा है। पर भला वाइस प्रेसिडेंट ऐसे कहाँ ही मानने वाले थे। तो वो गुशियांग से उसके बचपन वाली बीमारी के बारे में पूछते हैं, जिसमें कि उसे अजीब चीजें दिखा करती थी, और इसी बहाने वो प्रोफेसर चा की आत्मा का भी जिक्र करते हैं। पर अब प्रोफेसर चा उन्हें तो हैंडल करना जानते ही थे, तो वो उन्हीं के कर्मकांडों का जिक्र करके उनका मुंह बंद करा देते हैं और उन्हें इनडायरेक्टली वार्न करके वहां से चले जाते हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट चाहकर भी डॉक्टर ऑन की बातों को अवॉइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो जितना भी गुशियांग को जानते हैं उस हिसाब से तो वो हमेशा ही प्रैक्टिकल से भागता आया है। तो भला वो अचानक से प्रोफेसर चा के लेवल की सर्जरी कैसे कर सकता है। खैर, इधर सेजिन प्रोफेसर चा से कल रात के सपने के बारे में बात कर रही थी, पर तभी गुशियांग का सेक्रेटरी उसके लिए खाना लेकर आता है। पर ये देख वो और हैरान हो जाती है कि खाने में सारी उसकी पसंदीदा डिश थी, जो कि वो प्रोफेसर चा के साथ खाया करती थी। तो एक बार फिर से उसकी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।